नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि हम अपनी उसी करंट अफेयर की सीरीज को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बार दोस्तों जो हमने करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट किया है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके किया है ना। अब ये सीरीज लगातार चलेगी और इसकी एक कंटिन्यू जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और इस पीडीएफ के साथ में आपका अध्ययन होगा, है ना। और यहाँ पर जो है क्लास आपको दी जाएगी, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास कल से हम लेकर के आएंगे, है ना। और इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपको करंट अफेयर को पढ़ना है और कैसे करंट अफेयर आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकता है ना। पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर दोस्तों अपने कुछ रिसेंटली जो बैच स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में बता दें। यहाँ पर एसएससी जीडी का दोस्तों एक नया बैच जो है स्टार्ट हुआ है, जीडी का एक नया बैच है। यहाँ पर हम आपको बता दें जीडी का जो दोस्तों नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसकी फीस यहाँ पर आपको दिखाई गई है। देखो फीस देख सकते हैं आप, जीडी की ओनली 1500 रुपए है, 1500 रुपए है। यहाँ पर 1500 रुपए यहाँ पर रखी गई है ओनली। और प्रतिदिन इसमें 5 लेक्चर दिए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे आपको विदाउट एनी कॉस्ट। स्मार्ट बोर्ड पर यहीं पर क्लास आपकी लगेगी और फ्री प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ये आपको बिल्कुल कंपलसरी जो है मिलेंगी ये सारी चीजें। और एक टारगेटेड बैच है, 1500 रुपए के साथ में आप अपनी तैयारी को एक अच्छी धार दे सकते हैं और बेहतर रणनीति के साथ में जो है आप कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बैचेस हैं अपने, एक बैच और हम थोड़ा सा यहाँ पर बता दें, सी टेट और यूपी टेट, है ना, इस पर आधारित एक यहाँ पर संयुक्त बैच बनाया गया है। इसमें भी यहाँ पर प्रतिदिन 5 क्लासें आपको दिए जाएंगे। इस एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं, जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पर 5 क्लास आपको मिलेंगी। प्रिंटेड नोट्स भी दोस्तों यहाँ पर दिए जाएंगे आपको इसी के, है ना। और स्मार्ट बोर्ड पर क्लास वो सभी के लिए रहेगी और फ्री प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजें कंपलसरी रूप से आपको जो है यहाँ पर मिलेगी। बेहतर फैकल्टी के साथ में आपको ये तैयारी करवाई जाएगी। क्लियर? तो ये आपकी 27 नवंबर से जो है दोनों बैच नए शुरुआत हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगला देखिए अपना, अब स्टार्ट होता है जो है ये करंट अफेयर है। और करंट अफेयर में आपको यहाँ पर हम बता दें, देखिए पहला करंट अफेयर है। अब हम थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा अपडेटेड वर्जन के साथ में आ रहे हैं, है ना। कुछ चित्र के साथ में हम आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर केसर आपको स्पष्ट है कि एक डिब्बी दिख रही है केसर। क्या हुआ है आखिर जम्मू कश्मीर में? किश्तवाड़ जिला है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ के केसर को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब होता है मित्रों ग्लोबल इंडिकेशन, समझ रहे हैं ना आप, ग्लोबल इंडिकेशन जीआई टैग यहाँ पर इसको दिया गया है ना। किश्तवाड़ जिले में जो केसर जो होती है, एक्चुअल में देखें दोस्तों तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत बात करें हम, कश्मीर हिमालय में वहां पर करेवा मिट्टी पाई जाती है और करेवा मिट्टी में जाफरान की खेती होती है और उसी जाफरान की खेती से जो है दोस्तों केसर निकाला जाता है। बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है केसर, है ना। अब आप ऐसा मान करके चलिए, केसर जो है 300 रुपए में 1 ग्राम मिलता है केसर, लगभग 250-300 रुपए का 1 ग्राम केसर मिलता है जो ओरिजिनल होता है, बिल्कुल प्योर। तो पर्वतीय किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेतक यहाँ पर रजिस्ट्री द्वारा, है ना, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। ये आपको याद रखना है। केसर की खेती जम्मू और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में की जाती है। आप सभी जानते हैं यह मसाला कश्मीर के कुछ हिस्सों के साथ साथ में जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र में उगाया जाता है। सबसे महंगी फसल है केसर। केसर के जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, इसको एक और नाम दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है यहीं पर, इसी से संबंधित केसर, इसी को कुमकुम कहते हैं। और जम्मू के पृथक पहाड़ी जिले के किश्तवाड़ में एक प्रमुख नगदी फसल भी है। नगदी फसल है दोस्तों, नगदी फसल आप जानते हैं कि डायरेक्ट मतलब इसको बेचने के उद्देश्य से खेत से ही डायरेक्ट सेलिंग इसकी कर दी जाती है, समझ रहे हैं। केसर की खेती एक सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। अगर हम आप से यहाँ पर एक प्रश्न पूछे, भारत में वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए कितने विश्व विरासत स्थल हैं, तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 2 अभी नए बने थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। किश्तवाड़ के केसर उत्पादक क्षेत्र को स्थानीय तौर पर मंडल कहा जाता है। केसर उत्पादक जो क्षेत्र है उनको स्थानीय क्षेत्र पर मंडल कहा जाता है। ये आपका एक प्रश्न था जो इसके बारे में, केसर के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। पुस्तक और लेखक के बारे में देख लीजिए। प्रसिद्ध कवि और गीतकार एवं सीवीएफसी प्रमुख जो है प्रसून जोशी, आपने नाम इससे पहले शायद कभी सुना हो, प्रसून जोशी, इनके द्वारा 2 पलकों की छांव, एक पुस्तक का टाइटल है 2 पलकों की छांव। इस पुस्तक का दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। यह पुस्तक प्रसिद्ध शिक्षाविद जो है डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा लिखी गई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 पलकों की छांव नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है?
तो यह लिखी गई है डॉक्टर हेमा जोशी जी के द्वारा। क्लियर। उनकी पुस्तक उनके स्वयं के जीवन के काल्पनिक वृत्तांत पर आधारित है, खुद के जीवन पर आधारित है भैया, ध्यान देना। और दो भारतीय शहरों अल्मोड़ा और प्रयागराज के प्रति उनके प्रेम का भी वर्णन करती है इस पुस्तक में। दो पलकों की छांव, समझ रहे हैं, दो पलकों की छांव। यहाँ पर दो शहरों के बारे में वर्णन किया गया है, अल्मोड़ा शहर है और प्रयागराज शहर है, जिसको आप इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। डॉक्टर हेमा जोशी मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की रहने वाली हैं, है ना, और ये अल्मोड़ा भी वहीं पर पड़ता है, जो है आपका कुमाऊं क्षेत्र की रहने वाली है। ये उनका यहाँ से ये मूल है। उच्च शिक्षा के लिए वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गई, जहां वह अंग्रेजी विभाग से, है ना, डी फिल हासिल करने के बाद, डिग्री होती है दोस्तों, हासिल करने वाली पहली महिला बनी थी ये। क्लियर। उन्होंने 36 वर्ष से अधिक समय तक इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया और अभी भी अकादमिक जगत में सक्रिय हैं, मतलब एकेडमिक में अभी भी ये एक्टिव हैं। क्लियर। तो ये दो पलकों की छांव जो है डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिनको प्रसून जोशी जी के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया, याद रखना है आप सभी को। हाँ, अगला प्रश्न है आपका रक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पर विषय रक्षा है इसका। भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 अभ्यास शुरू हुआ। वज्र प्रहार हम कई बार बता चुके हैं कि भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल जो होते हैं उनके बीच में एक अभ्यास 2023 का शुरू हुआ है, वज्र प्रहार नाम है। 14वां संस्करण है दोस्तों। मेघालय के संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ है, ये मेघालय में शुरू हुआ है। कहने का मतलब ये है इसका आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। इस अभ्यास में अमेरिकी विशेष बलों के फर्स्ट विशेष बल समूह, है ना, SFG के कर्मी और भारत के पूर्वी कमान के विशेष बल के कर्मी भाग ले रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान देना है। अभ्यास वज्र प्रहार का उद्देश्य क्या है? संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना, ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आपको इसमें याद कितना रखना है कि जो आपका वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है ये हुआ कहां पर? 2023 में मेघालय में हुआ है। किसके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच में होने वाला है। क्लियर। इन सारी बातों को आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये विषय इसका क्या है? रिपोर्ट और सूचकांक रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। यहां पर बता दें सदी के अंत में दुनिया लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। दुनिया लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी इस 21वीं सदी के अंत तक पहुंचते पहुंचते। आप सोचिए अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो हिमालय क्षेत्र में, है ना, हिंदुकुश पहाड़ियों पर जो भी जितनी बर्फ जमा है वो लगभग पिघल जाएगी। और अगर दोस्तों बर्फ पिघलती है तो ध्यान देना इसका प्रभाव क्या हो सकता है। बर्फ पिघलने के कारण से यहाँ पर हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे वायरस निकलेंगे जिनसे दुनिया को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था में है, वायरस कभी मरता नहीं है, सक्रिय हो जाएगा अगर कहीं ऐसा हुआ कि पूरे बर्फ की पहाड़ें जो पिघल गए बाहर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष केवल 86 दिनों में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा पार हो गई है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2022 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। कोविड महामारी के कारण जो है 2020 में थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई थी। जो उत्सर्जन हुआ था कार्बन का उसमें गिरावट आई, लेकिन 2021 में उत्सर्जन 2019 के स्तर पर वापस आ गया था फिर से, क्योंकि कोरोना के समय पर थोड़ा सा आवागमन की सुविधाएं बाधित हुई थी। तो उस वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, फैक्ट्रियों में थोड़ा सा बंद किया गया था, तो इस वजह से यहाँ पर उत्सर्जन में गिरावट 2020 में दर्ज की गई थी, लेकिन 21 आते आते फिर से 2019 जैसा हाल हो गया था यहाँ पर। तो ये सारी चीजें याद रखना है। यहाँ पर यह याद रखना है 2015 में पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या था भैया? पेरिस में जो समझौता हुआ था 2015 में, इसका लक्ष्य था वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित करना। ये इसका लक्ष्य था पेरिस समझौते का। और इस साल इस अंतर को देखना, यह पूर्व और औद्योगिक समय से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए आवश्यक स्तर के से अधिक होगा। इस अंतर को पूरा करने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में 2024 से हर साल कम से कम 8.5 के लगभग है 8.7% की निरंतर गिरावट होनी चाहिए। ऐसे अनुमान दोस्तों लगाए गए हैं। आपको थोड़ा सा ये बस याद रखना है, और ये लास्ट वाला पॉइंट जो है आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि कहने का मतलब हमारा ये है करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें से जीएस को निकालना बाहर बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब आप जीएस को बाहर निकाल पाएं और करंट की चीजों को समझ पाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ये संस्थान के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है, ये खुद के क्वेश्चन है ना, और उनको भी खुद ही तैयार किया गया है, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छे वर्जन के रूप में। अब इनमें थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, है ना। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 2+2 वार्ता का आयोजन किया है?
किस देश के साथ में भारत ने 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो है भारत ने 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इस पर 2+2 वार्ता जो हुई भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ में अभी हाल ही में 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है भैया, हम आपको एक बात बता दें कि टेबल के आसपास दो दो व्यक्ति बैठते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के दो, है ना, मंत्री स्तरीय व्यक्ति, और भारत के दो, ठीक है। तो दो लोग बैठेंगे और आपस में बातें करेंगे, रक्षा से संबंधित बातें हुई, सुरक्षा से संबंधित बातें हुई, व्यापार, निवेश इत्यादि विषयों पर यहाँ पर जो है चर्चाएं की गई। भारत जो है भैया, यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो अमेरिका के साथ में, यूएसए के साथ में, रूस के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जापान के साथ में भी 2+2 वार्ता हमेशा करता है। इन और देशों के साथ में 2+2 वार्ता जो है यहाँ पर होती है। अध्यक्षता किसने की भारत की तरफ से? तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह रहे यहाँ पर, और विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे। दो व्यक्ति भारत की तरफ से गए, 2+2 वार्ता तभी तो होगी। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिचर्ड मार्लेस रहे, रक्षा मंत्री हैं वहां के रिचर्ड मार्लेस, और पेनी बोंग ये विदेश मंत्री हैं वहां के, तो ये भी इसमें जो है शामिल रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। 2+2 वार्ता का आयोजन हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? देखो 2022 से लेकर दिया गया है 23 में, तो आपको ये बिल्कुल रिसेंटली है, तो आपसे पूछा जा सकता है तो किसको दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 का? तो दिया गया एक संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA, है ना, और दिया गया है दूसरा कौन है? ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ साइंस, है ना, ऑफ इंडिया, TNAI। तो इन दो संस्थाओं को दिया गया है क्या? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। पुरस्कार में मिलेगा क्या? सबसे मेन चीज तो यही है, काम की बात। तो 1986 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, पहली बात तो हम बता दें, और 25 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, एक प्रमाण पत्र मिलता है 25 लाख रुपए, है ना, प्रशस्ति पत्र के साथ में 25 लाख रुपए यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे। 2021 में नागरिक समाज संगठन को दिया गया था, एक संगठन था 2021 में, यही वाला पुरस्कार किसको दिया गया था? नागरिक समाज संगठन को, है ना। ये किस लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? तो ये किस लिए दिया जाता है, किस काम के लिए? तो कोई डॉक्टर हो या नर्स हो, इनको निस्वार्थ सेवा करने के लिए दिया जाता है, जो लोगों की निस्वार्थ मतलब बिना कोई सेल्फिशनेस के, बिना कोई स्वार्थ के ये लोग क्या करते हैं? दूसरों की सेवा करते हैं, तो इस कारण से इनको जो है दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, हाल ही में किस दिन विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया? तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस जो है आपका भैया यहाँ पर मनाया गया है। इस दिवस की शुरुआत 1966 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा करवाई गई थी इस दिवस की शुरुआत, है ना। टेलीविजन के आविष्कार के महत्व को चिन्हित करने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है, कि टेलीविजन का जो आविष्कार हुआ उसका महत्व क्या है, उससे क्या बदलाव आएंगे दुनिया में, उस चीज के महत्व को चिन्हित करने के लिए आपका ये विश्व टेलीविजन दिवस जो है भैया मनाया जाता है। इलेक्ट्रिक यहाँ पर एक वर्ड इसी में है, ये यहाँ पर हम आपको बता दें, इलेक्ट्रिक टेलीविजन 1927 में पहली बार बना था। पहला इलेक्ट्रिक टेलीविजन कब बना था? 1927 में बना था। किसने बनाया था? फिलो टायलर इनके द्वारा ये बनाया गया था। अमेरिका के हैं ये फिलो टायलर, ठीक, तो इनके द्वारा बनाया गया था पहली बार ये 1927 में इलेक्ट्रिक टेलीविजन 1927 में। ये सारी बातें आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। PDF हमारी संस्था के जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनके ग्रुप में, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वो जुड़े हैं, जहां कहीं भी जुड़े हैं, टेलीग्राम में से जुड़े हैं हमसे, तो सभी जगह इसकी PDF जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर? तो ये बिल्कुल आप निश्चित रहिए, PDF आपको मिल जाएगी, आपको केवल इसमें समझना ही है। चलिए अंतिम चौथा प्रश्न है यहाँ पर, और कुछ उसमें हमने समझाए थे, ठीक। तो हाल ही में किस दिन विश्व बाल दिवस मनाया गया? विश्व बाल दिवस की बात हो रही है, देखो, है ना। राष्ट्रीय बाल दिवस अब भारत में मनाया जाता है 14 नवंबर को, आप सभी जानते हैं, लेकिन वर्ल्ड जो आपका चाइल्ड डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया गया था, ठीक। अनुच्छेद 21A आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें, अनुच्छेद 45 पढ़ सकते हैं आप इसमें, क्योंकि देखो ये जो मनाया जाता है बाल दिवस, ये क्यों मनाया जाता है, यहाँ पर इसका उद्देश्य देख सकते हैं कि देखो जो बच्चे हैं ना दुनिया भर में बच्चों का शोषण ना हो, और इसके साथ साथ में बच्चे पढ़ें, ग्रो करें, है ना, बच्चों की हेल्थ सही रहे, इन सारी चीजों को देखने के लिए जो है बाल दिवस, इस सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस दुनिया में बढ़ाने के लिए बाल दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो देखो अनुच्छेद 21 भारत के संविधान में है, जो ये है ना 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया भाग 3 में, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना ये उनका अधिकार बनाया गया, कंपलसरी किया गया 21A में जोड़ करके। और इसके अलावा इससे पहले ये आर्टिकल 45 में था, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था, क्योंकि भाग 4 है ये 45 का, और भाग 4 में DPSP है जो कि कंपलसरी नहीं है। क्लियर ना? तो अब यहाँ पर अधिकार बना दिया गया 2002 में
ये मूल रूप से था आर्टिकल। यहाँ पर भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। थीम क्या थी इस साल की दिवस की? तो फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, सभी बच्चों के लिए सभी अधिकार होने चाहिए। तो ये आपका क्या यहाँ पर इस बार थीम रखी गई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1989 में एक कन्वेंशन किया था, जिसके माध्यम से जो है दोस्तों यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो 1989 में बाल अधिकार कन्वेंशन अपनाया किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। तो ये कन्वेंशन अपनाया और यहीं से फिर शुरुआत मानी जाती है कि विश्व बाल दिवस मनाने की। तो इस कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ पर यूनिसेफ ने गो ब्लू अभियान चालू किया था। कौन सा अभियान? गो ब्लू अभियान। आपसे पूछा जाएगा गो ब्लू अभियान किसके द्वारा चालू किया गया? बच्चों के विकास के लिए जो है, ये बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए चालू किया गया गो ब्लू अभियान जो है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर 4 प्रश्न तो हमने बातें की, और इसके अलावा इन 4 प्रश्नों के अलावा जो है हमने यहाँ पर इस तरह के अपने ये कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट था जिनको हमने एक प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट में नहीं देखा है, ये हमने डायरेक्ट देखा है और इमेजेस के साथ में हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और भी बेहतर कंटेंट दोस्तों प्राप्त करने के लिए लगातार चैनल के साथ में जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई हेल्प मिले, है ना, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट संस्थान से कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। संस्थान आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश जो है करेगा। क्लियर? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।